ओके, वेलकम टू द लेक्चर। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग। सो जीएस थ्री में जीएस थ्री में बेसिकली क्या होता है कि आपको 40 से 50 नंबर इस पे बेस्ड रहता है। हर हर साल में ट्रेंड थोड़ा चेंज होता है, लेकिन आप ये मान के चल सकते हो 30 से 60 नंबर का के बीच में आपको क्वेश्चंस आएंगे। बजट, इकोनॉमिकल प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, इन सब टॉपिक्स पे। तो इसको करना जरूरी है। ओके, आई थिंक आई एम एमिंग कि 2 दिन में, आज और कल में, इसको हम खत्म कर रहे हैं। इस टॉपिक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासेस लगाना पड़े, ठीक है, दैट दैट इज फाइन। बट इसको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से विस्तार में करना है। और एक और चीज इसमें क्या करना है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं आपको लाइव डिस्कस करके दिखा दूंगा, उसमें कैसे आंसर लिखना है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू गाइस। तो आपको एक बात पता चलेगी कि कैसे, ओके, हाउ हाउ दिस टॉपिक नीड्स टू बी टैकल्ड। ओके, तो मैंने आपको बताया 30 से 60 नंबर तो आते ही आते हैं। ओके, ऑन अ गुड ईयर 60 नंबर्स, ऑन अ बैड ईयर 30 नंबर्स। तो इज इट मींस इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, इट मींस इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। सो थोड़ा सा आपको बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ, इंडियन इकोनॉमी है क्या एज ऑफ 2023। 2023 में इंडियन इकोनॉमी का क्या हाल है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सो एज ऑफ टुडे इंडिया इज अ सर्विस बेस्ड डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कोई आप में से मेरे को वॉलंटियर करके बता सकता है? वी आर अ सर्विस बेस्ड डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? एंड इज इट अ पॉजिटिव थिंग और अ नेगेटिव थिंग? मुझे आप ये बताएं। एनीबडी यू वांट टू टेक अ गेस? टेक अ गेस, बी माय गेस्ट। ओके, डोंट वरी कि कौन क्या कहेगा। मेजर एम्प्लॉयमेंट इज इन द सर्विस सेक्टर। वेरी गुड, अच्छी बात है, आप सही कह रहे हैं। कोई और बता सकता है इसके अलावा? साई इज करेक्ट, वट एवर साई हैज सेड इज करेक्ट कि मेजर एम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्री में सर्विस सेक्टर में होती है। यस वैभव, बोलो। सर अनस्किल्ड लेबर के लिए तो सर एग्रीकल्चर ही होगा। दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट। मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम जो है, हमारी कंट्री है विच इज सर्विस बेस्ड डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। इसका मतलब है जो मेजॉरिटी जीडीपी है, इट इज गेटिंग जनरेटेड फ्रॉम द सर्विस सेक्टर। एंड हमारे कंट्री का जो ग्रोथ हो रहा है, इट इज बेस्ड ऑन डोमेस्टिक कंजम्पशन। ठीक है, ये चीज है। ऑलराइट। और हम हमारे जो प्रोडक्ट्स, नॉट एग्जैक्टली कि हमारे प्रोडक्ट्स कंज्यूम हो रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली कि हमारे प्रोडक्ट्स कंज्यूम हो रहे हैं, बट जो प्रोडक्ट्स है वो बाहर नहीं जा रहा है, rather than it is getting consumed locally. It doesn't matter whether it is made in India or coming from outside India. We are import dependent economy. तो 3 चीज आपको ध्यान देना है। हमारी अगर इकोनॉमी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सर्विस सेक्टर लेड। इसका मतलब कि जो मेजर पैसा है, ये मेजर पैसा जो है वो सर्विस सेक्टर जनरेट कर रही है। सेकंड है, डोमेस्टिक कंजम्पशन हो रहा है ज्यादा रादर देन एक्सपोर्ट। और दूसरा जो है, अगर आप देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, राइट। आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो माइनस कितना आप लेके आ रहे हो। तो हमारा वो नेगेटिव में है। नेगेटिव में मतलब क्या है कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। उसके पीछे का मैं रीजन बता रहा हूँ। देखो टॉपिक क्या है वो पहले समझ लो। इट इज द बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो मैं पहले बेसिक्स समझा रहा हूँ आपको कि इंडियन इकोनॉमी है क्या, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है वो कैसा है। तो उसी हिसाब से आप ध्यान देना। सो अब यहां पर देखो, व्हाट इज द रीजन फॉर हैविंग अ नेगेटिव बीओपी। ओके, करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा नेगेटिव रहता है। ओके, दैट इज ऑल्सो ट्रू। कैट भी हमारा नेगेटिव। उसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहले, वी आर अ एनर्जी पुअर कंट्री। व्हाट डू आई मीन बाय एनर्जी पुअर? हमारे कंट्री में ऑयल एंड गैस नेचुरल रिसोर्सेज, जो एक्सप्लॉइटेबल ऑयल एंड गैस नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वो बहुत कम है। उसके वजह से हमारी जो एनर्जी नीड्स है, इट हैज टू बी फुलफिल्ड फ्रॉम अब्रॉड। उस एंड दिस, ओके, फ्यूल जो है एक मेजर हमारा प्रॉब्लम है। ऑलराइट, मेजर हमारा प्रॉब्लम है फ्यूल। दूसरी चीज क्या है? फॉर फ्रॉम द पास्ट 75 ईयर्स जो हमारा मेजॉरिटी फोकस था, दैट वाज नॉट ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
हमारा जो फोकस था दैट वाज नॉट ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रादर आवर फोकस वाज ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड देन ऑन द सर्विस सेक्टर। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई, वो इंपॉर्टेंट बात क्या हुई है कि इंडिया एक बहुत यूनिक कंट्री है। जो इंडियन इकोनॉमी है, इट इज परहैप्स द मोस्ट यूनिक इकोनॉमी फॉर द फैक्ट कि दूसरी जो इकोनॉमीज होती हैं वो पहले एग्रीकल्चर में रहती हैं, वहां पर सरप्लस जनरेट करती हैं, उसके बाद दे बिकम मैन्युफैक्चरिंग लेड या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, और उसके बाद दे ट्रांजिशन इनटू अ सर्विस इकोनॉमी जब उनके HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह स्टेबलाइज करने लगते हैं, एजुकेशन फुलफिल हो जाता है, देयर इज अ जनरल सेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जब वो आ जाता है तो वो सर्विस सेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर जाती है। अब यहां पर इंडिया ने क्या किया कि एग्रीकल्चर के बाद हम डायरेक्ट लीप फ्रॉग करके सर्विस सेक्टर बन गए। ओके, इंडिया ने क्या किया कि हमने ना हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ गए, ना हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ गए, वी वेंट डायरेक्टली टू द सर्विस सेक्टर। अब वो कैसे पॉसिबल था, हाउ वाज इट पॉसिबल, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाई मैन्युफैक्चरिंग फेल्ड इन इंडिया। सबसे पहले फ्रॉम 1950 टू 1991 जो इंडियन रिपब्लिक था, इट फॉलोड अ स्ट्रिक्ट सोशलिस्ट पैटर्न, जहां पर कंजम्पशन और कंज्यूमर गुड्स वेयर कंसिडर्ड सिन बाय द स्टेट। तो जैसे आपको वॉचेस खरीदने हैं, गाड़ी खरीदनी है, बाइक खरीदना है, आपको कुछ और खरीदना है, जैसे कि टीवी खरीदना है, इस टाइप की चीजें खरीदनी है, तो स्टेट उस पे हैवी टैक्सेशन, हैवी पेनल्टी, हैवी लाइसेंस, ये सारी चीजें लगा के वो डिस्करेज करता था कंजम्पशन। तो जो बेसिकली ओके बेसिकली हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, दे वेर नॉट एबल टू परचेज कंज्यूमर गुड डिस्पाइट हैविंग द मनी। ओके, डिस्पाइट हैविंग द मनी दे वेर नॉट एबल टू परचेज मच कंज्यूमर गुड। उसके वजह से डिमांड साइड हमेशा लॉप साइडेड रहता था। इसका मतलब क्या है, डिमांड कभी जनरेट होने नहीं दिया स्टेट ने, और डिमांड जनरेट नहीं होता था तो सप्लाई तो ऑब्वियस सी बात है, जब डिमांड नहीं है मार्केट में तो सप्लाई नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है कि सप्लाई पे भी स्टेट अटैक करता था, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट हैड मोनोपोलाइज्ड मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्री, घड़ी से लेके, कार से लेके, आपके स्टील से लेके, हर चीज, एयरक्राफ्ट से लेके, एयरलाइन से लेके, टेलीकॉम से लेके, हर चीज पे स्टेट अपना मोनोपोली एस्टैब्लिश कर देता था। आई एम टॉकिंग फ्रॉम 1950 टू 1991। तो डिमांड को तो मारता था, क्योंकि आपको डिस्करेज कर रहा है कंज्यूमर गुड्स नहीं खरीदने के लिए, बट एट द सेम टाइम सप्लाई में भी नाइटमेयर सिनेरियो प्रोड्यूस कर रहा था बाय डिस्करेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप। फ्रॉम 1950 टू 1991, 1950 से 1951 तक जो हमारा स्टेट है, हमारा जो कंट्री है, उसमें आपने देखा है कि एक लाइसेंस राज, ओके, एक सोशलिस्ट पैटर्न, उस पे हम अपना गवर्नेंस चलाते थे। उसके वजह से बोथ द डिमांड साइड एंड द सप्लाई साइड गॉट हिट, और जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट गॉट स्टैग्नेटेड। ओके, इट वाजंट अंटिल 1991 जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का रिफॉर्म्स हमें करना पड़ा, हमने किया नहीं, हमें करना पड़ा एज पार्ट ऑफ IMF रिफॉर्म्स एंड IMF बेल आउट कंडीशन। ओके, ड्यूरिंग 1991 वी लॉस्ट वन ऑफ आवर मेजर ट्रेडिंग पार्टनर इन द सोवियत यूनियन। दूसरा चीज क्या था, गल्फ वॉर चल रहा था, ईरान इराक वॉर खत्म जस्ट हुआ था, उसके वजह से ऑयल प्राइसेस वेयर टचिंग द रूफ। अब इंडिया के बारे में मैंने क्या बताया था, व्हाट डिड आई टेल यू अबाउट इंडिया, कि इंडिया इज एन एनर्जी पुअर कंट्री। हमेशा हमारा जो वेज बिल होता है, इंपोर्ट वेज बिल, जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं सामान, इंपोर्ट बिल होता है, दैट इज ऑलवेज हाई ड्यू टू द फ्यूल कॉस्ट, बिकॉज इंडिया इज एनर्जी पुअर कंट्री। तो हम इंडिया में तेल जो है उसको ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं, और लेकिन जो हमारा पॉपुलेशन है उसको कंजम्पशन चाहिए, एंड दैट कंजम्पशन इज फुलफिल्ड फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, फ्रॉम अदर कंट्रीज। ओके,
और उसके वजह से हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा रहता है। अब एक्सपोर्ट को भी मारा आपने। import is something very natural. Okay, import is something very natural in the Indian context because हम कुछ कर नहीं सकते हैं फ्यूल के बारे में, अब कर सकते हैं, बट फॉर द मेजोरिटी पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री हम फ्यूल के बारे में कुछ कर नहीं सकते थे, फॉर द सिंपल रीजन दैट वी हैव नॉट बीन एंडाउड विथ ऑयल एंड गैस बाय मदर नेचर। ओके, हमारे पास अलग दूसरी चीज है, हम एग्रीकल्चरली हमें एंडाउ किया गया है बाय मदर नेचर, लेकिन मदर नेचर ने हमें इस लायक नहीं समझा है कि हमें ऑयल और गैस दे सके जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर सके। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल रिजर्व्स, अंडमान में होगा, गोदावरी बेल्ट में होगा, बट उसको हम निकाल तो नहीं ना रहे। ऑलराइट, अब यहां पर आपने क्वेश्चन पूछा है, इज देयर अ वे फॉर अस टू बी एनर्जी सफिशिएंट? बिल्कुल है, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी इज गेटिंग डेवलप्ड, इंडिया इज प्लेइंग बिग नेशनल हाइड्रोजन मिशन। ऑलराइट, नेशनल आपका सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सारी चीजें, हाइड्रोजन अगर हम खुद से बनाने लगे, देन एथेनॉल प्रोडक्शन, एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल 20% ऑलरेडी वी हैव रीच द टारगेट। ठीक है, सो ये चीज आपको समझनी होगी। ओके, ये चीज सोलर विंड टाइडल, दैट इज आल्सो फाइन। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, उससे भी हम एनर्जी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ इंपोर्ट जो है विच कुड हैव बीन मेड इन इंडिया, बहुत सारे इंपोर्ट, जैसे मशीनरी, हैवी मशीनरी, वो हम इंडिया में आज के डेट में बना रहे हैं। ओके, इंडिया में हम आज के डेट में हैवी मशीनरी बना रहे हैं, लेकिन बहुत सालों तक हमें इंपोर्ट करना पड़ता था फॉर द सिंपल रीजन कि सरकार अलाउ नहीं करती थी। ओके, यस, सो डेमोग्राफिक प्रोफाइल थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, इसके पहले मैं बता देता हूं हाउ वी बिकम अ सर्विस इकोनॉमी विदाउट बिकमिंग अ मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी। कोई बता सकता है कैसे पॉसिबल है? सारी कंट्रीज तो पहले एग्रीकल्चर सरप्लस होती है, हम हुए एग्रीकल्चरल सरप्लस इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। वैभव इज करेक्ट, टू एक्सटेंड वैभव इज करेक्ट। यहां पर आ जाता है आईआईटी और आईआईएम्स का, और प्लस द ब्रिटिश लेगेसी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर दो चीज हुई। ओके, यहां पर दो चीज हुई कि इंग्लिश लैंग्वेज हमें आती थी बिकॉज ऑफ आवर ब्रिटिश कॉलोनियल पास्ट। दूसरी चीज क्या थी कि जो इनिशियली हमने एक एजुकेशन मॉडल फॉलो किया, उसका नाम था महला नोबियन इकोनॉम एजुकेशनल, नॉट इकोनॉमिकल, एजुकेशनल मॉडल। अब महलोनोबियल एजुकेशनल मॉडल वाज अ फ्लॉड मॉडल, बट इट लेड टू अस बिकमिंग अ सर्विस सेक्टर सुपर पावर। उसके पीछे का रीजन क्या था कि हमने अपने प्राइमरी सेक्टर पे, प्राइमरी एजुकेशन पे थोड़ा भी पैसा खर्चा नहीं किया। We did not spend much money on primary education. We did not had a goal of universal education. हमने क्या किया, हमने आईआईटीज और एम्स बनाए। दैट इज, वो क्या है, व्हाट आर आईआईटी, एम्स एंड आईआईएम्स? दे आर टर्शियरी एजुकेशन। मतलब प्राइमरी एजुकेशन इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, और प्राइमरी एजुकेशन इज अ प्रीकर्सर फॉर टू बिकमिंग एन इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी। ओके, अब इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी कैसे बनोगे? प्राइमरी एजुकेशन से। प्राइमरी एजुकेशन का मतलब होता है 5वीं 10वीं तक पढ़ना। ओके, सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब है 12वीं तक पढ़ना। ओके, 10वीं से 12वीं पढ़ना। प्राइमरी एजुकेशन यू कैन से अप टू 8th, और सेकेंडरी एजुकेशन इज 8 to 12, और 12th के ऊपर पढ़ना, दैट इज टर्शियरी एजुकेशन। ठीक है, दैट इज करेक्ट। एक्चुअली ब्रिटिश जो थे उन्होंने इनएडवरेंटली हमें एक अच्छा इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल प्लान छोड़ के गए थे हमारे पास, बिकॉज दोनों वर्ल्ड वॉर के चलते उनको कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने पड़े इंडिया में, बिकॉज द होम कंट्री ऑफ ब्रिटेन वाज अंडर सीज बाय द जर्मन्स। उसके वजह से उन्होंने काफी ज्यादा एक ऑल्टरनेट बेस बनाया इंडिया में, अपना इंडस्ट्रियल बेस, तो जिसको हम कानपुर कैलकाटा बेल्ट बोलते हैं। कानपुर से लेके, पटना से लेके कैलकाटा तक जो बेल्ट जाता था। उसके बाद साउथ में भी उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की थी, बट द प्रॉब्लम वाज वी वर नॉट एबल टू स्केल इट। उसके पीछे का यही रीजन है कि हमने अपने प्राइमरी एजुकेशन में खर्चा नहीं किया। प्राइमरी एजुकेशन का मतलब क्या होता है? 8वीं तक की पढ़ाई। आपके जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, अगर 8वीं तक पढ़े हैं, दैट इज प्राइमरी एजुकेशन। अगर 8वीं तक पढ़े हैं तो बेसिक कोऑर्डिनेशन स्किल्स आ जाता है, बेसिक मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्किल आ जाता है, विच मेक देम
प्रोडक्टिव इंडस्ट्रियल वर्कर्स। क्या बना देता है उनको? प्रोडक्टिव इंडस्ट्रियल वर्कर। दैट्स वाई टू हैव एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, आपको पढ़े लिखे लोग चाहिए। द सेम थिंग वाज डन बाय यूएसएसआर इन द 1920s बिफोर starting its industrial revolution in the 1930s. Union of Soviet Socialist Republic, they started with Lenin's NEC plan, okay, न्यू इकोनॉमिक प्लान जो था उनका 1922 का, उसके साथ उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन पहले पढ़ाई करवाई। सोवियत यूनियन में सभी लोगों को, बूढ़े बच्चे जितने भी थे, उनको पढ़ाई करवाया गया, बेसिक चीजें बताई गई, 1+2 कितना होता है, 3 होता है, ये बताया गया। वेयर एज हमने क्या किया, 2+2 4 नहीं बताया, डायरेक्ट हमने आईआईटीज एंड आईएम्स में सारा पैसा लगा दिया, जिसके वजह से एजुकेशन वाज फर्दर आउट ऑफ रीच ऑफ द पुअर। बिकॉज आईआईटीज में कौन जाएगा? जो 12वीं तक पढ़ा है। और इंडिपेंडेंस के समय किसको 12वीं तक पढ़ने का प्रिविलेज होता था? जो ऑलरेडी अमीर है, जो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है, जो ऑलरेडी अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो हुआ ना बेवकूफी। एंड दैट इज वाई वी स्किप्ड मैन्युफैक्चरिंग। हम मैन्युफैक्चरिंग में गए ही नहीं। दूसरी चीज है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक्चुअली डजंट हेल्प विथ मैन्युफैक्चरिंग। किसी भी कंट्री को उठा के देख लो, किसी भी कंट्री को, आई डेयर यू टू गिव मी एन एग्जांपल जहां पर एक हेट्रोजेनस कंट्री हैज सक्सेसफुली इंडस्ट्रियलाइज्ड हैविंग अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉसिबल है इफ योर कंट्री इज होमोजेनस। If your country is homogeneous, so you will have people who will look alike and they will think alike. चाइना है, वहां पर अगर डेमोक्रेसी होती भी, तो आई कैन बेट कि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता। ओके, स्पेशली हान बेल्ट में तो हो जाता दोस्त। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि नो टू पीपल थिंक अलाइक, नो टू पीपल लुक अलाइक एंड नो टू पीपल थिंक अलाइक। उसके वजह से उस पे हमने एक लेयर चढ़ा दी डेमोक्रेसी की, विच हैज ब्रॉट केओस, एंड दैट केओस कैन ओनली बी अब्सॉर्ब्ड बाय द सर्विस सेक्टर विच डजंट रिक्वायर लैंड लेबर मैनेजमेंट। लैंड और जो लेबर से मेरा ट्रेड यूनियन वाला मैनेजमेंट की तरफ मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। प्लस इंडिया हैड अ हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म। तो ट्रेड यूनियनिज्म के वजह से कोई बिजनेस नहीं चाहता था कि आके मैं बिजनेस खड़ा करूं, बिकॉज ट्रेड यूनियन यूज टू हैव अ लॉट ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड पावर। स्टेट स्पॉन्सर्ड पावर था ट्रेड यूनियन के पास। आर्टिकल 43 आई थिंक ऑफ डीपीएसपी अगर पढ़ोगे, आई थिंक दैट इज रिलेटेड टू ट्रेड यूनियनिज्म। यस, डीपीएसपी का अगर आप बोलोगे। So the thing is कि no business people they wanted to come and establish industries। जो politically connected business houses थे, like the Birlas and the Tatas, they were able to do well. There were some white swans also in the form of Ambani, okay, who were able to get lucky ही कहूंगा, बिकॉज उस टाइप के माहौल में बिजनेस करना बहुत बड़ी बात है, और लक के बिना आप नहीं कर सकते थे। सो एक ये प्रॉब्लम थी। बजाज जो थे, आपको पता है ना, द बजाज पीपल, दे वेयर बिफोर इंडिपेंडेंस दे हैड स्टार्टेड देयर होल थिंग। यस साई। भैया ये टर्शरी जो एजुकेशन सेक्टर में डिप्लोमा जो देते हैं कॉलेजेस, वो भी आएंगे क्या, या जो वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, सो दैट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री? इट कैन कम टू दैट, ओके, उसमें आ सकते हैं, लेकिन मैं उसको प्राइमरी में ही काउंट करूंगा फ्रॉम अ बट स्ट्रिक्टली इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव। टर्शरी में आ जाएगा, दैट इज फाइन, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ द हायर एजुकेशन, दैट इज समथिंग दैट यू डू आफ्टर अचीविंग द माइलस्टोन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। बट उसको आई विल काउंट इट इन द प्राइमरी एजुकेशन ओनली, because primary education will be necessary for industrialization. When you link that with industrialization, diploma और ITIs का जो पढ़ाई है, that is very very necessary. तो जैसे प्राइमरी सेक्टर अंडर डेवलप था या बिल्कुल डेवलप किया नहीं, सो मतलब ये उसमें इशू हो गया, सो वी डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ पीपल परकुलेटिंग टू द टर्शियरी सेक्टर सो दैट दे कुड बी एम्प्लॉयड बाय द इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब ये चैलेंज था ना? चैलेंज क्या था कि आपके जो वर्कर्स थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। जो आपके फैक्ट्री के वर्कर्स थे, उनका बेसिक कोऑर्डिनेशन स्किल वेर जीरो, बिकॉज दे वेर इलिटरेट। ओके, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी उसके वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी कम थी। आपको 4 वर्कर एक काम के लिए चाहिए था। आज के डेट में वो देखा आपने, यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस आते हैं चाइनीज इंडस्ट्रियल वर्कर्स के, कितने हाथ से कितना मस्त काम कर रहा है। ओके, ही इज पिकिंग अप द कन्वेयर बेल्ट और कन्वेयर बेल्ट को चला रहा है, राइट।
तो वो चीज इंडिया में पॉसिबल नहीं थी, बिकॉज एक्चुअली में विदाउट एजुकेशन यू लैक द बेसिक हैंड आई कोऑर्डिनेशन स्किल एंड यू लैक द बेसिक 2+2 स्किल। 2+2 स्किल होता क्या है कि ऑन स्पॉट कॉमन सेंस यूज करना। बिकॉज इंडियन वर्कर्स जो है, अगर आप जाके देखोगे कभी, आप अगर वर्कर्स हायर करोगे तो यू विल सी वन थिंग, दैट इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस इंडियन वर्कर अपने से काम नहीं कर सकता है। वाई? बिकॉज ही इज इलिटरेट, और उसके वजह से उसका जो बेसिक थिंकिंग स्किल्स है, बेसिक डिसीजन मेकिंग स्किल है, दैट इज जीरो। वेयर एज इन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, जहां पर पढ़ाई लिखाई हो जाती है लोगों की, सो दे बिकम स्मार्ट, दे बिकम एबल टू इनकलकेट कॉमन सेंस इनटू देयर डेली लाइफ। उनको हर चीज बतानी नहीं पड़ती है। उससे क्या होता है कि प्रोडक्शन जो है, पर कैपिटा प्रोडक्शन, दैट इंक्रीजेस। इंडिया में वो चीज थी नहीं। बहुत सालों तक जो बिजनेसेस थे, दे वेर फोर्स टू टेक अप पीपल हु हैड जीरो एजुकेशन, अपना नाम लिखना नहीं जानते थे, अंगूठा छापते, और उसके वजह से दे वेर नॉट एबल टू एक्सप्लॉइट दी पर कैपिटा वर्कर प्रोडक्टिविटी। एंड देन उसमें तड़का हमने ट्रेड यूनियनिज्म का लगा दिया। ट्रेड यूनियनिज्म के वजह से टोटल जो हमारा वर्कर प्रोडक्टिविटी थी वो टोटल कोलैप्स कर गया। ठीक है। ठीक है भैया, तो मतलब आईआईटी और आईआईएम से जो ट्रेन हो रहे थे, देवर जस्ट बीइंग एम्प्लॉयड बाय द कंपनीज इन द सर्विस सेक्टर, जैसे हम लोग जॉब्स के लिए जाते हैं। एब्सोल्युटली। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आईआईटीज और आईएम से कौन निकल रहा था। सो आईआईटीज आईएम से और अलग प्रॉब्लम थी। आपने सारा पैसा जो था, रादर देन गिविंग इट टू द प्राइमरी सेक्टर, आपने कहाँ भेज दिया? टर्शरी सेक्टर में। सेकेंडरी में भी नहीं भेजा। सेकेंडरी में तो चलो, इट डजंट मेक सेंस। टर्शरी में कौन जा रहा था? हु हैड सेकेंडरी एजुकेशन? किसके पास सेकेंडरी एजुकेशन था ड्यूरिंग 1940s एंड 50s? द प्रिविलेज क्लास। तो इसका मतलब जो अंडर प्रिविलेज्ड है, वो तो पढ़ाई किया ही नहीं ना उन्होंने, कुछ पढ़ा ही नहीं। स्टेट तो प्राइमरी में खर्चा कर ही नहीं रहा था, सेकेंडरी में खर्चा कर ही नहीं रहा था, तो पढ़े कहाँ वो? तो अल्टीमेटली जिनके पास प्रिविलेज था उनके पास और प्रिविलेज। आईआईटीज खोले आपने, एंड दे वेर फंटास्टिक इंस्टीट्यूट्स। इन दी 50s दे राइवल्ड अमेरिकन कॉलेजेस। जितने भी आईआईटीज थे, वो बेसिकली दे यूज्ड टू राइवल बेस्ट प्रोफेसर्स। आईआईएस जो वगैरह था आपका, टाटाज ने खोला था बैंगलोर में। आईआईएस जो थे, दे राइवल्ड अमेरिकन इंस्टीट्यूट, दे वर एज गुड एज अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स। लेकिन फिर वहां पर क्या हुआ? अब यहां पर देखो, अब एक चीज समझना बहुत प्यार से, और क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल। मैं क्या बोल रहा हूं? दैट सिंस इंडिया वॉज नॉट एन इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी, इंडिया जो है एक इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी नहीं था, सो देयर वाज नो वेल्थ क्रिएशन लाइक दैट ऑफ एशिया एंड वेस्ट। एशिया से मतलब मेरा कोरिया, चाइना, ताइवान, मे बी इवन मलेशिया। नो वेल्थ क्रिएशन लाइक द वेस्ट एंड एशिया। हमारे कंट्री में कोई वेल्थ क्रिएशन नहीं हुआ, तो दिस लेड टू वेजेस स्टैग्नेशन। मतलब जो पैसा है मार्केट में, जो वेजेस है, सैलरीज है, वो क्या थी? स्टैग्नेट हो गई। तो एक आईआईटीएन जब निकलता था 1960s में, 1970s में, उसके पास ऑप्शंस क्या क्या थे? या तो 250 रुपए की जॉब करें बाकी नॉन आईआईटीएंस की तरह, बिकॉज आपने स्पेशलाइज्ड जॉब तो कुछ नहीं बनाया। आईआईटीएन हो, थोड़ा सा बेटर हो, तो 40 रुपए एक्स्ट्रा ऐड करके 290 रुपए दे दिया जाता था आपको। ओके, 290 रुपए आपको थमा दिया जाता था कि ये लो भाई, तुम 40 रुपए, तुम भाई आईआईटी से पढ़ के आए हो, 40 रुपए एक्स्ट्रा ले लो। तो 290 रुपए आपकी सैलरी थी। लेकिन आपको क्या लग रहा था कि यार, आई एम एज गुड एज अ हार्वर्ड ग्रेजुएट, मेरे जो कंसेप्ट है, मेरा जो एजुकेशन लेवल है, दैट इज एज गुड एज हार्वर्ड ग्रेजुएट, व्हाई नॉट आई स्टार्ट माइग्रेटिंग। और उस समय अमेरिका जो है, वो इट वाज ऑन द लुक आउट फॉर टॉप क्लास टैलेंट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेस एंड टेक्नोलॉजिकल राइवलरी विथ द सोवियत यूनियन। अब यहां पर एक और फनी क्या बात है, that a lot of engineers, Indian engineers also went to USSR। मतलब इंडिया में रहने के बजाय they thought that it is better to go to Russia। रशिया में कुछ 5-10 हजार एट द पीक ऑफ इंडो सोवियत फ्रेंडशिप, कुछ 5 से 10 हजार रशिया इंडियन इंजीनियर्स मॉस्को में काम करते थे, और वेस्ट में और नंबर ज्यादा था, डिस्पाइट द हॉस्टिलिटी ऑफ द वेस्ट टुवर्ड्स इंडिया। डिस्पाइट दी हॉस्टिलिटी ऑफ द वेस्ट टुवर्ड्स इंडिया, इंडिया से अमेरिका में दे वेलकम्ड अ लॉट मेनी ब्रिलियंट इंजीनियर्स।
और 290 रुपए की जगह उनको $10,000 की सैलरी दिया। उस समय अमेरिका का ऑलरेडी इन दी 60s एंड दी 70 30-40 हजार रुपए पर कैपिटा इनकम चला गया था। and they were able to give a $100,000 salary in NASA. They were able to give a $70,000 salary in IBM. They were able to give a very good salary in other companies, in some national aeronautic laboratory. और उसके वजह से हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया आईआईटी में सब गया पानी में। तो वो एजुकेशन का जो टोटल रिटर्न था दैट वाज इक्वल टू जीरो। हमने भले एजुकेशन में बहुत खर्चा किया। एम्स वाज द पेट प्रोजेक्ट of the first health minister, I think Maharani Amrit Kaur thi, who was the first prime minister, and she established AIIMS. and उसके बाद ये आप देखोगे IITs जो थे, this was the pet project of नेहरू। लेकिन इससे जितने भी ग्रेजुएट्स निकले बहुत कम इंडिया में रुक के उन्होंने कुछ रिसर्च वगैरह किया। और उसके बाद हमने इंस्टीट्यूट, वेल्थ क्रिएशन हुआ नहीं था, वेजेस स्टैग्नेट थे। तो 290-300 रुपए की सैलरी ऑफर पे थी। और 300 रुपए की सैलरी में जो हमारे ब्रिलियंट आईआईटीएन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स थे उनका कुछ होना नहीं था। बिकॉज आप ह्यूमन है ना। आप मान लो आपने बहुत पढ़ाई की और आपको फिर बोला गया कि 400 रुपए की सैलरी पे सरवाइव करो, यू विल बी मिडिल क्लास डिस्पाइट योर ब्रिलियंस। तो किसी भी ह्यूमन बीइंग को ये बर्दाश्त नहीं है। दैट्स वाई हमने, हमारे जो टॉप इंजीनियर्स हैं, टॉप साइंटिस्ट है 60s और 70s में, they started moving to the west, they won Nobel prizes there, they won all the prizes, they retired peacefully, their kids are now well integrated into the American society. Okay, so net positive for the IITians. Okay, they got cheap education, subsidized education in India, and then they moved to get multi-million dollar salary in the United States. लेकिन उसमें सबसे वो बेवकूफ कौन बना? सबसे बेवकूफ हम बने, इंडिया बनी। ओके, सो ये चीज समझ में आई आपको? किसी को डाउट है दैट व्हाई वी स्विच्ड फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री? ओके, हमने सरप्लस क्रिएट किया ग्रीन रेवोल्यूशन से, तो टेक्निकली ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमें इंडस्ट्रियलाइज हो जाना चाहिए था, बट वी स्टेड, ओके, वी स्टेड डिसइंडस्ट्रियलाइज्ड। और हमने क्या किया कि हम डी इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड वी स्विच टू सर्विस सेक्टर। आज के डेट में भी सर्विस सेक्टर इज पुलिंग इन दी नंबर्स फॉर द इंडियन जीडीपी। इंडिया जो है टीसीएस विप्रो के हवाले है, टीसीएस विप्रो इन्फोसिस के हवाले है इंडियन इकोनॉमी। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है दैट मैन्युफैक्चरिंग इज पिकिंग अप एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। और जब तक मैन्युफैक्चरिंग जो है 25% नहीं हो जाता, 26% नहीं हो जाता, हम जो है एक स्ट्रगलिंग डेवलपिंग इकोनॉमी ही बन के रहेंगे। ओके, एनी क्वेश्चंस अभी तक? सो आप अगर देखोगे पॉपुलेशन की, अगर मैं अब बात करता हूं, लेट मी टॉक अबाउट द पॉपुलेशन, द डेमोग्राफिक प्रोफाइल। सो इंडिया की जो पॉपुलेशन है इट इज एस्टिमेटेड टू बी ओवर 1.6 बिलियन। ये मैं 2023 का एस्टिमेट बता रहा हूँ। अभी तक सेंसस हुआ नहीं है। लास्ट सेंसस में 1.2 बिलियन की पॉपुलेशन उन्होंने बताया था। तो ईयर बाय ईयर ग्रोथ कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 1.5 से लेके 1.6 बिलियन पीपल आर करेंटली लिविंग इन इंडिया। वी आर दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारे पास। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग क्या है कि हमारे पॉपुलेशन में, हमारे इस कंट्री के पॉपुलेशन में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर अंडर द एज ऑफ 35। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस? 35 के नीचे। अब यहाँ थोड़ा सा आपको मुझे डेमोग्राफी का जो एनालिसिस है वो समझाना होगा। डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होता है, डेमोग्राफी से क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। तो 3 भाग में डिवाइडेड है। अगर मैं डेमोग्राफिक्स को डिवाइड करूं तो 3 भाग में डिवाइडेड होता है। यहां पर एक होता है अंडर 15, 15 to 59 और देन 59 प्लस। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। किसी भी इकोनॉमी में, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी इकोनॉमी में 15 साल से नीचे के बच्चे और 59 से ऊपर के बूढ़े वो मेजॉरिटी में रहेंगे। तो that will be a declining economy for the simple reason because they are non-economic demography.
इसका मतलब क्या है कि 15 साल से नीचे के बच्चे और 59 साल से ऊपर के बूढ़े काम नहीं कर सकते हैं। दे आर नॉट एबल टू वर्क, दे आर नॉट एबल टू जनरेट इनफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। 15 से 60 साल के बीच 15 टू 59 के लोग, दे आर ओनली द वायबल ऑप्शन फॉर एन इकोनॉमी। ओके, इसीलिए एक और चीज होती है दैट दीज पीपल दे रिक्वायर केयर। 15 से नीचे और 50-60 के ऊपर, these people they require care, and the deadliest demography is this 59 plus, because 15 से नीचे वालों में पोटेंशियल होता है that okay, one in a decade or so they are going to be working age, whereas 59 प्लस वालों का जो पोटेंशियल है वो खत्म हो जाता है। देन व्हाट हैपेंस इज दैट कि आपके कल्चर टू कल्चर डिपेंड करता है, इनका जो है कल्चर टू कल्चर, ऑलराइट, डिपेंड करता है। ठीक है, तो कल्चर टू कल्चर डिपेंडेंस मतलब क्या होता है? स्पेशली इन ब्रूटल इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी सबसे ज्यादा यही लोग सफर करते हैं, बिकॉज इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में आपके एज के हिसाब से आपकी औकात नापी जाती है कि ठीक है आप 22-23 साल के हो तो इट मींस दैट ओके यू आर able to, okay, you are basically able to generate employment, generate economic activity, do some work, whereas जो 60 साल के ऊपर होते हैं उनको abandonment झेलना पड़ता है। तो 59 प्लस अगर ज्यादा है, आप किसी भी इकोनॉमी में 60 साल के ऊपर के लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो वहां उस इकोनॉमी को स्ट्रगलिंग इकोनॉमी हम मान के चलते हैं, बिकॉज उनके जो मेजॉरिटी पीपल हैं उनको क्या चाहिए होता है? पेंशन्स, स्टेट सब्सिडीज। अब पेंशन और सब्सिडीज क्या होती है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द टर्म, इकोनॉमिक टर्म फॉर पेंशन्स एंड सब्सिडीज? What is the economic terms for pension and subsidies? The term is transfer payments. The term is transfer payments. Transfer payments का मतलब क्या होता है? मतलब कि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं हुई है और स्टेट को किसी एक तबके को या किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल को विदाउट जनरेटिंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा देना पड़ता है, एंड इट इज अ वन वे ट्रांसफर। इन जनरल ट्रांसफर मतलब क्या होता है? कोई काम करिएगा, वर्क विल बी ट्रांसफर्ड टू द एम्प्लॉयर और द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट विल पे बैक, whereas in transfer payment this is a one way payment system। तो जब आपकी जनता 60 साल के ऊपर बहुत ज्यादा हो जाती है तो स्टेट के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है, बिकॉज दे विल हैव टू प्रोवाइड विदाउट गेटिंग एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन रिटर्न। ये चीज आपको समझ आ रही है? व्हाई दिस इज अ हेलिश सिचुएशन फॉर मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज कि उनके यहां बूढ़ों की पॉपुलेशन बढ़ जाए। सी आई डोंट वांट टू डिस्कस कि नहीं नहीं बूढ़े विजडम देते हैं या ओल्ड पीपल दे गिव विजडम, they have an important intangible role, okay, they provide care to your kids, grandparents का टच इंपॉर्टेंट होता है, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज स्ट्रिक्टली फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बात बताऊं यहां पर, अगर मैं आपको यहां पर बात बताऊं तो द थिंग इज कि ट्रांसफर पेमेंट्स का जो कैश वाला कंपोनेंट है वो बढ़ जाता है। ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब है दैट द अल्टीमेट बर्डन इज गोइंग टू फॉल ऑन द 15 to 59 प्रोडक्टिव पीपल। 15 साल से 60 के बीच के जो लोग हैं उन पे बर्डन बढ़ते जाएगा। दे आर गोइंग टू गेट बर्डन बाय दिस थिंग। ओके, अंडर 15 में भी यू हैव टू प्रोवाइड केयर। स्कूलिंग के लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, आपको इम्यूनाइजेशन का इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन अंडर 15 इज अ फाइन इंडिकेटर। अंडर 15 जो है एक फाइन इंडिकेटर है, बिकॉज आपके पास नेक्स्ट डिकेड में 15 से 60 के लोग बन जाएंगे एंड दीज पीपल आर गोइंग टू बिकम द प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव पीपल। अब यहां पर एक और चीज देखो, अंडर 15 जो होता है दिस इज अ फंक्शन। अगर मान लो दिस इज इन मेजॉरिटी, इट मींस यू आर अ पुअर कंट्री। तो ये कहां पर मिलता है? इसका मतलब आपका टीएफआर इज हाई, सो यू कैन फाइंड दिस इन दी साहेल रीजन। व्हाट इज द साहेल रीजन? जो सहारा वाला सब सहारा वाला जो एरिया है, ठीक है, साहेल मतलब
बेसिकली लिबिया के नीचे, अल्जीरिया के नीचे से लेके आपको उगांडा के ऊपर तक। ओके, ये जो रीजन है जिसमें गिनी, कैमरून, सूडान, ये सारी कंट्री, चैड, नाइजर, नाइजीरिया, ये सारी कंट्रीज आ जाती हैं। तो वहां पर क्या होता है, पोवर्टी इज हाई, देर इज अ हाई पोवर्टी, टोटल फर्टिलिटी रेट इज वेरी हाई। देर इज अ कंट्री कॉल्ड नाइजर, वहां पर ऑन एवरेज पीपल हैव 8 to 9 किड्स। ओके, पीपल जो है उनका उनका आई थिंक TFR इज 6.6 के करीब है। ओके, सो वो क्यों है, बिकॉज नाइजर के जो लिटरेसी है इट इज क्लोज टू 17-18%। ठीक है, सो जनरली अंडर 15 जो होता है पिरामिड, अगर मैं बना के दिखाऊं तो ऐसा पिरामिड बनेगा जहां पर अंडर 15 पॉपुलेशन विल बी दी वाइडेस्ट, और अंडर 15 पॉपुलेशन जनरली सबसे ज्यादा होती है पुअर कंट्रीज में। उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ कंट्री कौन होती है, सेकेंड टाइप होता है 15 से 59 के बीच में, दीज आर दी डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब पहले पुअर थे लेकिन अब थोड़ा बेटर कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया, तो इंडिया का जो अगर मैं बना के दिखाऊंगा तो ऐसे बनेगा। ओके, इंडिया का जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो कुछ ऐसे बनेगा। ये, एक मिनट, यहां देखो ऐसे बनेगा। ये समझ रहे हो, दिस इज 59 प्लस, दिस इज 15 से 59, एंड दिस इज बिलो 15। मतलब सबसे कम 59 प्लस वाला रहेगा, 15 to 59 सबसे बड़ा रहेगा ब्लॉक, और उससे थोड़ा सा छोटा रहेगा बिलो 15। अब यहां पर रीजन क्या है, बिलो 15 छोटा हो गया बिकॉज एजुकेशन आ गया, तो TFR जो है वो स्टेबलाइज हो गया। आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैड 5 किड्स, 4 किड्स, 6 किड्स, 7 किड्स, your parents had two to 3 kids, there is a very good chance you will be having 1 kid. Okay, ऐसे चलता रहता है। जैसे एजुकेशन आता है तो एजुकेशन, ऐसा बोला जाता है कि एजुकेशन इज द बिगेस्ट बर्थ कंट्रोल। एजुकेशन है, स्पेशली विमेन एजुकेशन, व्हेन विमेन गेट एजुकेटेड सो दे ट्राई टू असर्ट कंट्रोल ओवर देयर वूम्ब, अपने वूम के ऊपर दे असर्ट कंट्रोल। उसके वजह से आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपके एक ही बच्चे होंगे, ठीक है, डजेंट मैटर, ट्विटर पे आप कुछ भी बोल दो, 10 करूंगा, 20 करूंगा, लेकिन एक ही बच्चा होना है, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइज, जैसे जैसे इंडिया इंडस्ट्रियलाइज होगा, द कॉस्ट ऑफ चाइल्ड कीपिंग, ओके, द कॉस्ट ऑफ चाइल्ड कीपिंग इज गोइंग टू इंक्रीज। ओके, आप अब, पहले क्या होता था कि 5 बच्चे कर लेते थे और उनको जो कॉस्ट था बहुत कम होता था। ओके, उनको सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं, उनको, क्योंकि और कोई स्कूल होते नहीं थे, प्राइवेट स्कूल, हार्डली कोई प्राइवेट स्कूल होता था, DPS वगैरह, इंटरनेशनल स्कूल, IB स्कूल, ये सब नहीं होता था। दिस इज अ फंक्शन ऑफ अ पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी। और इंडिया जो है इट्स अ स्टार्टिंग टू गेट इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी। वी आर नॉट एन इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी येट, बट वी आर स्टार्टिंग टू गेट इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी। और उसमें क्या होगा कि चाइल्ड कीपिंग का जो कॉस्ट है इट इज गोइंग टू गेट हाई। तो TFR जो है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, पहले 4, 5, 6 तक चला गया था हमारा, आज के डेट में इट अभी ऑलरेडी 1.7 हो चुका है, एंड दिस इज अलार्मिंग। अब ये अलार्मिंग क्यों है, हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.7 हो गया, रिप्लेसमेंट इज 2.2। व्हाट इज TFR? TFR, कोई है आप में से जिसको TFR के बारे में नहीं पता है? उसके बाद में बताऊंगा, पहले TFR समझा देता हूँ। TFR का मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, और देयर इज समथिंग कॉल्ड रिप्लेसमेंट TFR। व्हाट इज रिप्लेसमेंट TFR? मतलब रिप्लेसमेंट TFR इज 2.2। इसका मतलब है हर बच्चा, सॉरी, हर माँ, उसको 2 बच्चे जनने हैं। 2.2 इज अ, इट्स अ अरिथमेटिक एनोमली, लेकिन 2 बच्चे मिनिमम जनने हैं ताकि रिप्लेस हो जाए। आप जैसे एक कपल है, एक मेल है और एक फीमेल है, देयर इज अ हस्बैंड एंड वाइफ। तो फीमेल जो है अगर 2 बच्चे देंगी तो वो 2 बच्चे मेल और फीमेल को रिप्लेस कर रहे हैं। ये चीज आपको समझ आई? ये चीज आपको समझ आई? आपकी मम्मी ने 2 बच्चे किए, आप और आपके भाई, आपकी बहन, तो आप दोनों क्या कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को इन दी पॉपुलेशन पूल रिप्लेस कर रहे हो। उससे अगर कम बच्चा होगा तो इसका मतलब, अगर नीचे जा रहा है तो 1 बच्चा, इसका मतलब 2 आदमी पे 1 अगर बच्चा हो रहा है, इसका मतलब 2 आदमी को 1 बच्चा रिप्लेस कर रहा है।
in the next generation the population is going to crash to 50%, and the examples are the Japanese and the South Koreans. इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से विमेन्स एजुकेशन, विमेन्स एम्प्लॉयमेंट, education, employment, then cost of child rearing plus collapse of joint family structure. जॉइंट फैमिली में क्या होता था जनरली पहले के जमाने में कि चाचा चाची, मामा मामी, फूफा बुआ ये आपको पाल लेते थे. ओके, आपको खाना खिला रहे हैं, जैसे आपकी मम्मी आपको खाना खिला रही हैं तो आपके कजन्स को भी खाना खिला दे रही थी. ओके, आपके कजन्स को भी खाना खिला दे रही थी. सो उसके वजह से जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है, तो कपल्स पे बहुत ज्यादा फोर्स आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, एंड दे आर आइदर गोइंग चाइल्डलेस और दे आर हैविंग वन चाइल्ड. Okay, just to satisfy society or just to satisfy the urge to have kids, they can manage over only one kids. And this is a manifestation we saw in South Korea and saw in Japan and even saw in countries like China and Iran, even Iran. Okay, Iran is a surprising addition. तो साउथ कोरिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इसका है 0.6. उसके पीछे का रीजन क्या है? इसका मतलब कि almost majority of the South Korean women, they are going unmarried and they are going child free. Why? Because South Korea is a heavily industrialized, post industrialized society, and the cost of child rearing is massive, plus pressure of work. On average, both the South Korean men and South Korean women, they are working to 10 to 12 hours. उसके वजह से leisure activities, उसके वजह से time off to have a family, to do family planning, pressure, cortisol development, उसके वजह से total जो आपका fertility है वो collapse कर रहा है. अब 0.6 का मतलब क्या है? साउथ कोरिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इट इज 0.6. उसके पीछे का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? इट मींस कि नॉट व्हाट इज नॉट द रीजन, बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि कोरियन वुमेन आधे बच्चे जन रही है. इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द कोरियन वुमेन दे आर गोइंग चाइल्ड फ्री. एवरी सेकेंड वुमेन is opting of fertile age. Every second woman of fertile age, she is not ready to give birth to a child. 0.6 का मतलब ये होता है. 1 का मतलब क्या होता है? 1 टोटल फर्टिलिटी रेट, इसका मतलब हर फर्टाइल वुमेन एक बच्चे को जन रही है. और इन दी डेवलपिंग वर्ल्ड, जो डेवलपिंग कंट्री होता है वहां पर क्या होता है? 15 to 59 की पॉपुलेशन हाई रहती है, बिकॉज हम अंडर 15 वाले, हमारा प्रीवियस जनरेशन जहां पर हम एक पुअर कंट्री थे उसमें हमने बहुत सारे 15 साल के नीचे के बच्चों को जन्म दिया था. नाउ दोस 15 साल के बच्चे, 15 साल से नीचे के बेबीज, नाउ दे हैव बिकम 15, दे हैव कम इनटू द वर्किंग एज. और ये जो वर्किंग एज वाले हैं, दे हैव टेस्टेड सम प्रॉस्पेरिटी, दे हैव गॉट सम एजुकेशन, दे हैव गॉट सम लिटरेसी, दे हैव गॉट एन एम्प्लॉयमेंट. उसके वजह से नाउ दे आर नॉट ऑप्टिंग टू हैव किड्स और हैव 1 kids इंस्टेड ऑफ 5 दैट देयर पेरेंट्स यूज्ड टू हैव. ये चीज आपको समझ आई? तो डेवलपिंग कंट्रीज का जनरली ये ब्लॉक सबसे ज्यादा रहता है. नाउ कमिंग टू 59+, दिस इज फॉर डेवलप्ड वर्ल्ड. डेवलप्ड कंट्रीज का 59+ का सबसे ज्यादा रहता है. उसमें आ जाता है चाइना. चाइना इज एक्चुअली अ डेवलपिंग कंट्री, बट इट इज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग कॉल्ड डेवलप्ड. यूएस, उसके बाद और कौन सी कंट्रीज हैं? यूके, जर्मनी. आपको पता है जर्मनी ने इंडिया में एक फेयर लगाया था, एम्प्लॉयमेंट फेयर, एंड इट वांटेड बुचर्स. क्योंकि जर्मनी में इतना कमी हो गया है लोगों का कि वहां पर बुचर्स, स्ट्रीट स्वीपर्स, इन टाइप के लोगों के लिए वो इंडिया से हायर करके ले जा रही है. उसके बाद चाइना जो है वहां पर भी प्रॉब्लम आ गई है. जापान, साउथ कोरिया तो गॉन केस, ऑलमोस्ट इट्स अ गॉन केस.
आज के डेट में आप अगर जापान में बच्चे करते हो तो सरकार आपको 4-5 लाख रुपए देती है पर बच्चा। रशिया में सेम है। रशिया में अगर आप एक मदर हैं और आपने बच्चा किया है तो सारे कंपनीज को बोला गया है कि खबरदार, कोई भी किसी मदर को नहीं निकालेगा, मैटरनिटी लीव देगा, और रशियन गवर्नमेंट 2.5 लाख रुपए आपको देगी। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो, दैट इट हैज नाउ बिकम अ कल्चरल हैबिट। पहले देखो, पहले बच्चे नहीं कर रहे थे ड्यू टू दी इकोनॉमिक लैक ऑफ इकोनॉमिक इंसेंटिव, कि मैं अगर बच्चे कर लूंगा तो मेरी वाइफ की जॉब छूट जाएगी। ओके, मुझे पैसा एक्स्ट्रा, वो हगीज का पैसा, मैमी पोको पैंट्स का पैसा, जॉनसन बेबी पाउडर का पैसा, सेरेलैक का पैसा, उसके वजह से मेरा जो लाइफस्टाइल है वो खत्म हो जाएगा। मैं उबर की जगह मुझे मेट्रो जाना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज अ पर्सन ओके हु इज एट होम, जिसको मेरा पैसा जरूरत है। तो lack of economic incentive था, but the problem is that in the developed world it has morphed into cultural habit. Now they are becoming dog parents. What they are saying कि यार हमको affection चाहिए तो हम कुत्ते बिल्ली से निकाल लेंगे। साउथ कोरिया में एक बहुत बड़ा वेव आया है जहां पर डिंक कपल, व्हाट इज डिंक कपल, डू यू नो व्हाट इज अ डिंक कपल? डिंक कपल का मतलब है डबल इनकम नो किड। डबल इनकम, डी स्टैंड्स फॉर डबल, आई स्टैंड्स फॉर इनकम, एन स्टैंड्स फॉर नो, के स्टैंड्स फॉर किड्स। मतलब डबल इनकम, बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ they earn very good money. One husband is working in Samsung earning $500,000. The wife is working in LG, she is working $400,000, getting $400,000। दोनों अपने इनकम को कंबाइन करके कुत्तों पे खर्च करते हैं। ओके, 2 कुत्ते रखा हुए उन्होंने, उसको चोटी वोटी करते हैं और उसको स्पा वगैरह भेजते हैं, लेकिन किड्स नहीं कर रहे, बिकॉज दी इट हैज नाउ बिकम अ कल्चरल हैबिट among the millennials and the Gen Z that rather than going for a kid जिसपे खर्चा बहुत होगा, विच इज कि उसको एजुकेशन देना पड़ेगा, उसको एक्सपेंसिव कॉलेजेस में भेजना पड़ेगा, ओके ये सारी चीजें हैं। व्हाट दे आर ऑप्टिंग आउट इज कि हम डॉग पेरेंट्स बनके या कैट पेरेंट्स बनके हम डिंक लाइफस्टाइल जीते हैं। तो द साउथ कोरियन गवर्नमेंट एंड द जापानीज एंड द रशियन गवर्नमेंट, दे आर गिविंग इंसेंटिव्स, okay they are giving incentives to the प्रोस्पेक्टिव कपल्स कि आपको हम 2.5 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए देंगे, प्लस आपके जॉब सेफ रहेगा, आपको ये हम कंपनीज को पेनल्टी लगाएंगे अगर आपको निकालेगा। ओके लेकिन फिर भी नाउ, पहले क्या था, विमेन वे आर नॉट हैविंग किड्स ड्यू टू द इकोनॉमिक डिसइंसेंटिव। नाउ इट हैज बिकम अ कल्चरल रेवोल्यूशन सॉर्ट ऑफ थिंग, and there is a possibility that in India in the next 20-30 years, in India also you will see a lot of this phenomena when we will go towards becoming a proper industrialized or a post industrialized economy. Okay, so ये एक प्रॉब्लम है। okay, ये this is a very big problem. एक आई वाज वाचिंग दिस इटालियन डॉक्यूमेंट्री, उसमें इटली में मैसिव क्रैश, पॉपुलेशन का इटली में मैसिव क्रैश था, तो उसमें एक चीज दिखाई थी कि एक कपल था, उसने ना 5 साल से प्रिपेयर कर रहा है, 5 इयर्स से प्रिपेयर कर रहा है बच्चे के लिए। सो दे हैव डेकोरेटेड वन रूम ऑफ देयर हाउस, ओके एंड उसमें क्रिब लगा दिया है, उसमें टॉयज लगा दिए हैं, एंड ही सेड कि ये 4 साल पहले टॉय में लेके आया था, 3 साल पहले टॉय, बट आई एम नॉट एबल टू हैव अ किड। व्हाई? बिकॉज बोथ कपल जो हैं, बोथ द कपल्स, दे डिड नॉट हैड अ स्टेबल जॉब ड्यू टू दी डिक्लाइन इन दी इटालियन इकोनॉमी। ये भी एक प्रॉब्लम है। इटली में इकोनॉमिक बूम आया था 50s और 60s में, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, एक 50s और 60 में उसको बोला जाता है द इटालियन इकोनॉमिक मिरेकल, और उस समय इटली में बेबी बूम आया था। बट नाउ इटली हैज बिकम अ पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टैग्नेशन बेस्ड इकोनॉमी, स्टैग्नेटिंग इकोनॉमी, और उसके वजह से जो यंग कपल हैं, दे आर नॉट एबल टू एंजॉय द लाइफस्टाइल दैट देयर पेरेंट्स हैड, और उसके वजह से दे आर नॉट एबल टू हैव किड्स। अब इटली में नेक्स्ट स्टेज क्या है? इट इज गोइंग टू बिकम अ कल्चरल हैबिट, okay, it is going to become a cultural habit that not having kids will be culturally acceptable and will be culturally fashionable.
So people will not have kids, they will build communities around being dog parents. They are going to build communities around, you know, having no kids and double income. Exactly what is happening in South Korea, exactly what is happening in Japan. जापान का मैरिज रेट हैज फॉलन टू एन ऑल टाइम लो. उसका रीजन क्या है? दैट बोथ दीज कंट्रीज दे आर पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज. बोथ ऑफ दीज कंट्रीज आर पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्री. वहां पर उसके वजह से देयर इज अ ब्रेक डाउन, देयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर. दिस इज अ एक मॉडर्नाइजेशन का साइड इफेक्ट है. दैट पहले क्या होता था कि आप जापानीज हैं, ओके, सो आपके मदर फादर यूज्ड टू हेल्प यू इन गेटिंग अ गुड मैच. आपके पास लीजर का टाइम होता था, आप पब जाते थे, आप यूनिवर्सिटी में जाते थे, यू नो यू वुड हैव दीज एवेन्यूज. आप घूमने जाते थे तो वहां पर किसी से मिल लिए, एंड यू नो यू यूज्ड टू मीट अ गाय और अ गर्ल, एंड देन यू नो यू यूज्ड टू हिट इट ऑफ, एंड देन यू यूज्ड टू मैरी एंड हैव किड्स. आपके पेरेंट्स हेल्प कर देते थे आपको. आपका जो मदर थी आपके साथ रहती थी. जापान की मैं बात कर रहा हूँ 50, 60, 70s की. आपकी मदर आपके साथ रहती थी. जो बच्चा होता था, ओके, उसको आप साथ ले लेते थे. एंड द मदर, योर मदर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ योर किड्स एज अ ग्रैंड पेरेंट. अब वहां पर क्या हुआ है? हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से देयर इज अ टोटल ब्रेकडाउन ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर. और ब्रेकडाउन ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर की वजह से क्या हुआ? दैट नाउ पीपल आर लिविंग अलोन. work hours have skyrocketed due to the heavy industrialization. work hours जो है वो skyrocket हो गया. because देखो क्यों हुआ है? you have to stay competitive. चाइना वाले आपके 996 समझते हो? does anyone know what is 996? 996 is a Chinese phenomena जहां पर 9 घंटे, ओके, 9 से 9, 9 घंटे नहीं, 9 से 9, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे, 6 दिन काम करना हफ्ते में. 996 इज अ चाइनीज फेनोमेना. तो उससे क्या होता है? कंपटीशन क्रिएट होता है. तो साउथ कोरिया में भी 12 घंटे का शिफ्ट कर दिया है. जापान में भी 12 घंटे का शिफ्ट कर दिया है. जितनी भी मेजर इकोनॉमीज हैं वहां पर 12 घंटे का शिफ्ट कर दिया है ताकि वो कंपेटिटिव रह सके एक दूसरे से. अब इसके वजह से क्या हुआ? पीपल हैव इनसेन वर्क आवर्स, पीपल आर लिविंग अलोन, and they are not able to, they are basically not able to go out and meet people. आप किसी से मिलोगे नहीं. सपोज इंडिया में तो चलो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा अरेंज मैरिज के चक्कर में, ओके, योर पेरेंट्स आर देयर आज के डेट में. लेकिन आने वाले समय में अरेंज मैरिज का सिस्टम भी कोलैप्स करेगा एक दिन. 20, 30, 40 साल में अरेंज मैरिज सिस्टम इज गोइंग टू कोलैप्स, एंड देन यू पीपल आर आल्सो गोइंग टू बी अलोन. मतलब तुम नहीं, तुम्हारे बच्चे अलोन रहेंगे. ठीक है, ऑलराइट. यहां पर क्या है? जापान में क्या हो रहा है? दैट ओके, देयर इज अ फेनोमेना जहां पर वर्क आवर्स इनसेन है. 12 घंटे के बाद पीपल आर कमिंग बैक होम, दे आर कमिंग होम टू एन एम्प्टी अपार्टमेंट. और वीकेंड्स में इतने थक जाते हैं दैट दे आर नॉट एबल टू यू नो सोशलाइज. जो सोशलाइज कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, तो डिवोर्स रेट स्काई रॉकेट हो रहा है. उसके पीछे का रीजन क्या है? लैक ऑफ लैक ऑफ टाइम टुगेदर. उसके वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं. आप अपनी वाइफ को नहीं देख पा रहे हो. आप जब वापस आ रहे हो जॉब से तो आप सो जा रहे हो, ओके, एंड देन सुबह उठ रहे हो तो जॉब पे जाना है 6 दिन हफ्ते के. और संडे को यू बोथ, योर वाइफ एंड यू, या आपके हस्बैंड एंड आप दोनों सो रहे हैं. बिकॉज आप इतने थक गए 6 दिन काम करके, इतने थक गए 6 दिन काम करके, दैट यू डोंट हैव टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ इंटीमेसी, यू डोंट हैव टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. धीरे धीरे क्या होगा? यू ड्रिफ्ट अपार्ट, एंड दैट्स व्हाई जापान में द डिवोर्स रेट हैज स्काईरॉकेटेड. अमेरिका में एवरी सेकंड मैरिज इज गोइंग इनटू डाइवोर्स. अमेरिका का सिस्टम में थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा. अमेरिका इज अ शाइनिंग लाइट. अमेरिकन सिस्टम जो है वो क्यों सरवाइव करेगा उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं, लेकिन अभी जापान के बारे में बात करता हूं. डाइंग कंट्रीज. अब रशिया है. रशिया इज ऑल्सो अ पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी विच हैज बीन थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. रशिया में क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम है. ये चीज मैंने आपको बताया था रशियन रेवोल्यूशन में. डू यू गाइस रिमेंबर कैसे जार वहां के जार ने रशियन पॉपुलेशन को अडिक्ट बना दिया था. तो इट हैड बिकम, अल्कोहलिज्म इन रशिया हैज बिकम अ कल्चरल फेनोमेना. वहां पर मेल सुसाइड्स इज थ्रू द रूफ्स ड्यू टू यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल. उसके बाद एक और रशिया के साथ ब्लैक स्वान इवेंट हुआ था. व्हाट इज दैट? ब्लैक
स्वान इवेंट, व्हाट इज ब्लैक स्वान इवेंट? एक ऐसा इवेंट होता है जो आपके पूरे कल्चर को चेंज कर देता है, एंड दैट वाज वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के वजह से 26 मिलियन पीपल डाइड इन रशिया, और 26 मिलियन पीपल मतलब क्या होता है? 26 मिलियन में से 95% टू 99% वेयर मेल। उसके वजह से आज के डेट में भी रशिया में 3:1 का रेशियो के करीब है बिटवीन मेल एंड फीमेल। हर 3 महिलाओं पे एक मेल है। तो वो ये जो इम्बैलेंस है, बिकॉज देखो एक मेल क्यों है? मेल सुसाइड्स, एंड देन दिस ब्लैक स्वान इवेंट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, उसके वजह से वहां पर टोटल जो विमेन है दे हैव टू बी एट द फोर फ्रंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। रशिया जाओगे आप, अगर कभी रशिया जाओगे, आपका जाना हुआ, तो वहां देखोगे टिकट चेकर महिला, फैक्ट्री वर्कर महिला। आप अगर जाओगे कैफे में, आपको जो सर्विस दे रही है वो महिला। उसके बाद जहां से आप टिकट खरीद रहे हो वो महिला। जिम के रिसेप्शन पे कौन? महिला। आपके हॉस्पिटल में नर्स कौन? महिला। डॉक्टर कौन? महिला। इसके पीछे का रीजन क्या है? व्हाई देयर आर सो मेनी वुमेन? बट बिकॉज द वुमेन हैज टू स्टेप इन टू कीप द इकोनॉमी रनिंग, बिकॉज द मेन आर डाइंग फ्रॉम अल्कोहलिज्म, because the men are dying from alcoholism. Why they are not conscripting, that is a different thing ना, that is a different thing, because again women को आप combat roles में नहीं भेज सकते हो। I don't want to start any, अभी देखो, I don't want to start any kind of debate. I just want to stick to the economic portion. अब इकोनॉमिक्स में अगर आप देखो, ठीक है, बाद में लड़ लेना, इकोनॉमिक्स पोर्शन में देखो, ओके, इकोनॉमिक्स पोर्शन में देखो, तो एक्चुअली में रशिया में विमेन हैज टू स्टेप अप। उसके वजह से क्या हो रहा है? विमेन डोंट हैव द टाइम, बिकॉज जो वहां के मेन है वो नल्ले नलायक हैं। दे आर डाइंग फ्रॉम सुसाइड। 20 साल 22 साल के लौंडे अपने आप को ऑफ कर ले रहे हैं बिकॉज अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम है। मैसिव सुसाइड रेट दे आर हैविंग, एंड व्हाई? उसके पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंट 70 इयर्स सोवियत पॉलिसी, जिसके थ्रू जो रशियन फैमिली स्ट्रक्चर है उस पे कंसिस्टेंटली अटैक करके फैमिली स्ट्रक्चर तो खत्म कर दिया गया। ओके, बीन फ्रॉम नॉट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, इट हैज बीन सिंस द वर्ल्ड वॉर, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। ओके, सो ये प्रॉब्लम है। ओके, ये प्रॉब्लम है। तो चलो थोड़ा सा लाइट वे में बताता हूँ, व्हाई इंडियन मेन they are having so much success in Russia. Okay, रशिया जाते कोई भी यहाँ से, इंडिया से व्लॉगर जाता है, वहीं शादी करके क्यों बस जा रहा है? बिकॉज एक्चुअली में देर आर नो मेन। ओके, सो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो रशिया का जो डेमोग्राफिक क्राइसिस है, इट इज प्लेइंग इनटू द हैंड ऑफ इंडियन मेन, ओके, हु आर डेस्परेट टू गेट अ मैच। और इंडिया में उनका कुछ नहीं हो रहा है तो चले गए वहां पर, और वहां पर सिंस द कॉम्पिटिशन, द ओवरऑल मेटिंग कॉम्पिटिशन इज सो लो, because the men are offing themselves, the local men are offing themselves, so the women have no choice basically. ठीक है, I'm not saying that they are marrying Indian men because they have no choice, although some might have that personality, some might have that traits of being a good husband. I'm not saying that, but majority में ये problem है, that the Russian women, they do not have any kind of recourse. उनको इकोनॉमी में स्टेप अप करना है। अब यहाँ पर देखो, इतनी चीज क्यों बताई मैंने, ये सब चीजें क्यों बताई? ठीक है, बकैती नहीं है, बिकॉज दिस कैन बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया। हमारा जो टीएफआर है, ऑलरेडी जो अर्बन टीएफआर है वो बहुत नीचे चला गया है, और जो रूरल प्लस अर्बन कंबाइंड टीएफआर है, दैट हैज कम डाउन टू अप्रोक्सीमेटली 1.7 एंड 1.8। इस पे ऑल ओवर वर्ल्ड भी, लेकिन इंडिया में भी कोविड का इंपैक्ट ज्यादा था। कोविड के वजह से, ड्यू टू द डिक्लाइन, ओके, ड्यू टू द डिक्लाइन इन total fertility rate during COVID also happened because many people lost their job, many people lost their lives, many people they were not in the correct mental state to have a kid. उसके वजह से प्रॉब्लम क्या हुई? साउथ कोरिया का 1.1 था, नाउ इट हैज कम डाउन टू 0.7। लिटरली 2 साल में कोई बच्चा ही नहीं हुआ साउथ कोरिया में, कोई बच्चा इन द सेंस कि कुछ हजार बच्चे हुए। अब सोच लो, पूरे कंट्री में कुछ 1000, 2000, 3000 बच्चे हो रहे हैं। जापान में देयर आर डाइंग स्कूल्स, मतलब ऐसे स्कूल्स हैं किसी किसी प्रोविंसेस में जहां पर एक बच्चा इनरोल्ड है और उसको पढ़ाने 5 टीचर आते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट क्लोज द स्कूल इन द रशियन सेटिंग। तो वहां पर होता क्या है कि बेसिकली वहां पर एक बच्चा, 2 बच्चा, देयर आर आइलैंड्स, आई हैव सीन दिस डॉक्यूमेंट्री, जहां साउथ कोरिया में एक बड़ा आइलैंड है जहां पर एक समय में
3,000 बच्चे पढ़ते थे उस स्कूल में, आज के डेट में 2 बच्चे पढ़ते हैं, और उन दोनों बच्चों को भी अब क्या कर रहा है कि मेन लैंड पे भेज रहा है। एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन डिक्लाइन। पूरे कंट्री में 2 साल में कोई बच्चा ही पैदा नहीं हुआ। ओके, आई थिंक जेजू आइलैंड, यस, 2 साल में, नहीं जेजू नहीं था, कोई दूसरा आइलैंड था, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट यू नो दैट वाज अ डॉक्यूमेंट्री आई सॉ ऑन साउथ कोरियन टेलीविजन ओनली. So the thing is that this can be, okay, this can be the phenomena that we will witness in India in the next 40 years. अगर उस समय तक हम जो अपना 15 to 59 वाला जो बर्थ, हमारा जो एज ग्रुप है, उसके कैपेबिलिटी को हमें एक्सप्लॉइट करना होगा, नहीं तो इंडिया विल बी अ वेरी यूनिक कंट्री जहां पर बर्थ रेट क्रैश तो हो गया लेकिन प्रॉस्पेरिटी भी नहीं आई। भाई जापान में, साउथ कोरिया में, इन सारे कंट्री में प्रॉस्पेरिटी आने के बाद ना बर्थ क्रैश हुआ है। दे हैव बिकम रिच कंट्रीज, दे हैव बिकम प्रॉस्पेरस कंट्री। अब हम क्या रहेंगे? वी विल हैव अ 0.5, ओके, वी विल हैव अ 0.5 बर्थ रेट, लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम होगी $3,000। वो होता है ना, व्हेन यू सी दोज बैचलर पार्टी और यू सी दोज डीजेनरेसी ऑन ट्विटर, तो आप क्या बोलते हो कि थर्ड वर्ल्ड पर कैपिटा इनकम एंड फर्स्ट वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड पर कैपिटा इनकम एंड अ फर्स्ट वर्ल्ड नखड़े। इंडिया का वही होगा, फर्स्ट वर्ल्ड टीएफआर है हमारा और थर्ड वर्ल्ड हमारा पैसा। मतलब गरीबी है इंटैक्ट, लेकिन हमारे जो शौक हैं वो हमने अमेरिका वाले पाल रखे हैं। अगर अनलेस एंड अनटिल वी डोंट स्टार्ट मेक द स्किल इंडिया मूवमेंट और नेशनल मिशन, वी डोंट स्टार्ट हेविली इन्वेस्टिंग इन लैंड लेबर रिफॉर्म्स एंड कैपिटल इंडस्ट्री रिफॉर्म, तब तक हम जो अपना 15 से 59 का डेमोग्राफी है, दिस इज गोइंग टू टर्न इनटू अ डेमोग्राफिक कर्स rather than becoming a demographic dividend. It is going to become a demographic curse. अब मैं बात करता हूं अमेरिका की। अमेरिका इज इन अ वेरी यूनिक प्लेस, जहां पर एक चीज है कि अमेरिका इज नॉट एक्सपीरियंसिंग द सेम लेवल ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन। सबसे पहली बात तो इट हैज ऑलवेज बीन अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स, तो वहां पर दे आर टेकिंग इन इमिग्रेंट्स, एवरीबडी वांट्स टू मूव टू द सिस्टम जहां पर दे कैन मेक इट बिग, तो इट हैज रिटेन दैट ग्लिट्स एंड ग्लैमर। दूसरी चीज क्या है, दैट इन दी कंजर्वेटिव हाउसहोल्ड्स ऑफ अमेरिका, आज भी अगर आप चले जाओगे इन दी अमेरिकन रूरल एरियाज, people are having 13-14 kids in 2023, especially in the conservative Christian households. In the conservative Christians household, they are having those 13-14 kids, and this is thanks first of all to the American education system. पहली बात तो अमेरिका में education is very cheap, वहां पर आप पब्लिक स्कूल्स में बहुत ज्यादा फंड्स जाता है, तो पब्लिक स्कूल्स में आप बच्चों को भेज सकते हो, प्राइवेट स्कूल का कंसेप्ट नहीं है। दूसरी चीज क्या है, अमेरिका में ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम इन द सेंस कि वहां पर भी दिक्कतें हैं, ओके, चाइल्ड रियरिंग बिकमिंग एक्सपेंसिव एंड ऑल दीज थिंग, लेकिन वहां पर अगर आप देखोगे तो जिस तरीके का टाउन प्लानिंग है, जिस तरीके का अर्बन प्लानिंग है, तो इट इज वेरी कंड्यूसिव फॉर किड्स। इंडिया में देखते हो, आई स्टिल रिमेंबर, सी आई ग्रू अप इन पटना, आई ग्रू अप इन पटना बिहार, आई स्टिल रिमेंबर खेलने की जगह नहीं होती थी, बचपन में खेलने की जगह नहीं होती थी, ओके। लेकिन अमेरिका में अगर आप जाओगे, अमेरिकन सिटीज में, तो दे आर स्ट्रिक्टली प्लान्ड इन अ वे कि हर जगह यू हैव गॉट दीज एक्सरसाइज एरियाज, वहां पर चाइल्ड रियरिंग में आपको हेल्प मिल जाएगी, आपको इफ यू वांट सम काइंड ऑफ सोशल बेनिफिट्स, वो चीज रहता है। प्लस इमिग्रेशन, फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स आते हैं, दे हैव 3 to 4 किड्स, तो अमेरिका का पॉपुलेशन बना रहता है। दैट्स व्हाई आई एम सो बुलिश ऑन दी अमेरिकन्स, बिकॉज आप यूएसए को देखोगे तो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। जस्ट व्हेन यू थिंक द अमेरिकन्स हैव लॉस्ट इट, किसी ना किसी तरीके से अपने आप को रीजनरेट कर लेगा वो, ओके। एनीथिंग एल्स दैट वी कैन डिस्कस? तो अभी हमने ये 2 चीजें डिस्कस कर ली। टुमारो वी कैन स्टार्ट विथ नीति आयोग, अ प्लानिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, नीति आयोग वर्सेस प्लानिंग कमीशन, और जॉबलेस ग्रोथ वगैरह टॉपिक्स है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। डेमोग्राफी समझ में आया सभी को? रशियन सिविल सर्विसेज का कोर्स, ओके, ठीक है। लो कॉस्ट एजुकेशन, इज इट ओनली टिल द स्कूलिंग फेज? Yes, it is only till the schooling phase, because
अमेरिका में आप देखोगे तो टर्शरी एजुकेशन इज प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव, ऑलमोस्ट मतलब बैंकरप्ट कर देगा आपको। इसीलिए वहां पर एवरीबडी जो लो लेवल वर्कर्स होते हैं, दे आर सो क्योंकि लो कॉस्ट एजुकेशन है वहां पर, तो एवरीबडी इज एजुकेटेड देयर, ऑलमोस्ट 100% उनका लिटरेसी रेट है। बट एट द सेम टाइम वहां पर कॉलेज जाना एक चॉइस है। इंडिया में क्या है, इट्स एन ऑटोमेटिक थिंग कि ठीक है 12वीं कर ली तो कॉलेज तो जाना ही है। लेकिन वहां पर चॉइस होता है वेदर यू वांट टू गो टू कॉलेज। कॉलेज जाना बड़ी बात होती है, इन द सेंस कि कॉलेज जाने का डिसीजन सबके बस की बात नहीं होती अमेरिकन सोसाइटी में। यस यस वैभव, यू वांट टू से समथिंग? Sir, should we also focus on the to encourage the entrepreneurial मतलब सर एंटरप्रेन्योरशिप से encourage कर सकते हैं लोगों में, सर रूरल, खासकर रूरल पॉपुलेशन में? दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। वो मुद्रा लोन, देन ऑल दीज सखी सहेली स्कीम्स जितनी भी होती हैं, व्हाट आर दोस, दीज आर आल्सो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स क्यों बनाया गया 2019 में आफ्टर द सेकंड विक्ट्री ऑफ एनडीए? क्यों मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स बनाया गया? दूसरी चीज है, आपको ये भी देखना है कि अमूल क्या है। अमूल इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एन इनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप। इट इज सॉर्ट ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरी चीज क्या है, एक और चीज अगर आप देखोगे तो ये जो एसएचजीज है, लिज्जत पापड़, इनको प्रमोशन क्यों मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से? उसके पीछे भी रीजन है। स्टैंड अप इंडिया, व्हाट इज दैट? एंटरप्रेन्योरशिप है अमंग द एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स। यस साहिब बोलो। भैया, are we making any progress right now on the primary education front to यस sort of make good on the manufacturing sector gaps? राइट, if you remember RTE, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 का पार्ट, आर्टिकल 21A का पार्ट है। एंड इट वाज ऑल्दो इट वाज पार्ट ऑफ द डीपीएसपी, लेकिन काफी ज्यादा नेग्लेक्ट हुआ था, ऑल बिकॉज वन मैन ही वाज एबल टू मतलब दिमाग खराब कर दिया था हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का। बट अगेन वी मेड अमेंड्स। सर्व शिक्षा अभियान आपने देखा, ओके, सर्व शिक्षा अभियान। एंड आई थिंक देयर इज दिस वन इंडिया में एक प्रॉब्लम पता है क्या? and that is NEP, national new education policy, that is also a great step in that direction। लेकिन पता है एक प्रॉब्लम क्या है, हमारी कंट्री का आज के डेट में लिटरेसी रेट 74-75% है। अगर हम लिटरेसी रेट का पैमाना चेंज करें, पता है लिटरेट किसको कहते हैं इंडिया में? जो अपना नाम लिख सकता है। इंडिया में जो अपना नाम लिख सकता है किसी भी लैंग्वेज में, ओके, 7 साल से ऊपर है और अपना नाम लिख सकता है किसी भी लैंग्वेज में, उसको हम लिटरेट कहते हैं। बताओ भाई, ये क्या मजाक चल रहा है क्या? ऑलराइट, कोई मजाक चल रहा है क्या? हाँ, यू कैन रीड एंड राइट अ पोस्ट कार्ड, ठीक है। सो आप बताओ मजाक चल रहा है क्या? देखिए, प्राइवेट स्कूल्स कैन नॉट ब्रिज द गैप। यू नीड स्टेट लेड इन्वेस्टमेंट्स इन द एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में आपको स्टेट लेड इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर नहीं छोड़ सकते हो। प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, दे विल ऑलवेज हैव अ प्रॉफिट मेकिंग माइंडसेट। सरकारी स्कूल जो है, दे कैन ओनली डिलीवर द स्केल दैट इज नीडेड इन द रूरल एरियाज। दूसरी चीज है कि देर आर बी एफर्ट्स आ रहा है। प्लस एक और चीज है कि बहुत सारे लोग, अगर आप देखोगे तो फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट्स बन रहे हैं हमारी कंट्री में। ऐसा है कि जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, वो सॉरी अपने खुद नहीं पढ़े, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं। सो फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट्स हो रहे हैं धीरे धीरे करके, आप लगा सकते हो। लेकिन वो फिर भी हमारा जो सिचुएशन है, दैट इज वेरी अबिस्मल फॉर द फैक्ट दैट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, अगर मान लो हम 13 लाख इंजीनियर्स निकालते हैं, 1.3 मिलियन इंजीनियर्स निकालते हैं तो डिप्लोमा होल्डर्स, उसमें से 90% आर यूजलेस। कोडिंग, एक लाइन कोडिंग की नहीं आती। कंप्यूटर इंजीनियर है भले, लेकिन कभी कंप्यूटर छुआ नहीं। उस वो वाला सिचुएशन सिनेरियो इंडिया में बन रहा है। सो दीज आर रिफॉर्म्स, दीज आर द एरियाज ऑफ रिफॉर्म्स, ठीक है, दीज आर द एरियाज ऑफ रिफॉर्म्स दैट इज नीडेड। ओके,